धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति शुक्राचार्य ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए, राज्य को व्यवस्थित करने के लिए और व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाने के लिए ये शुक्र नीति का उपदेश किया था। नीति का तात्पर्य दिया हुआ है, नियते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु लोकाः यया सा नीति। नीति का तात्पर्य हुआ जिसके द्वारा जनता को सदाचार में स्थापित किया जाता हो, किया जा सकता हो और कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में लगाया जाता है, उसी का नाम नीति कहलाता है। नीति का मुख्य प्रयोजन होता है कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पे ले आना। और कहा है नयनात् नीति इति उच्यते। आचार्य शुक्र स्वयं नीति की परिभाषा पहले अध्याय के 157वें श्लोक में कर रहे हैं। प्रजा को धर्म की ओर ले जाने के कारण इसे नीति कहा जाता है। नयनात् नीति अर्थात जिसके द्वारा लेके जाया जा सके उसको नीति कहते हैं। और कहाँ लेकर के जाया जाए तो यहां कहा है धर्म की ओर जिसके द्वारा ले जाया जा सके उसका नाम नीति है। और इस नीति का संचालक कौन होता है, कौन नीति को संचालित करता है, तो पितामह भीष्म ने उपदेश किया था युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि नीति का परिपालन कैसे किया जा सकता है, कौन करवा सकता है। तो पितामह भीष्म शांति पर्व के अंदर कहते हैं चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता धर्म संकर रक्षा च राज्यम धर्मः सनातनः। राज्यम धर्मः सनातनः अर्थात राजा का ही ये परम धर्म है और सनातन धर्म है कि राजा नीति का पालन करवावे। क्यों करवावे? क्योंकि चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा इसी नीति से हो सकती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन नीति से ही कर सकते हैं, अर्थात दंड नीति राजा प्रयोग करता है, विशेष कानून बनाता है तो चारों के चारों वर्ण अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उनके धर्मों की रक्षा होती है। प्रजा को धर्म संकरता से बचाना राजा का सनातन धर्म है। धर्म संकरता आ जाती है अर्थात मिलावट हो जाती है विचारों में, कर्तव्यों में। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य भी होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म करने लगे और क्षत्रिय ब्राह्मण का कर्तव्य करे, अथवा ब्राह्मण शूद्र का कर्तव्य करने लग जाए तो ये धर्म संकरता आ जाती है अर्थात कर्तव्य में मिलावट आ जाती है। तो राजा की न्याय व्यवस्था ठीक होती है, नीति व्यवस्था ठीक होती है तो चारों के चारों वर्ण अपने कर्तव्य का ठीक पालन करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों आश्रम वाले अपने अपने कर्तव्य का पालन नीति के कारण कर सकते हैं। राजा की यदि नीतियां ठीक हैं, दंड नीति ठीक है तो सब के सब ठीक व्यवहार करेंगे, अन्यथा सन्यासी बिगड़ जाता है, ब्रह्मचारी ठीक से विद्या ग्रहण नहीं करता, गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। तो नीति ठीक होती है राजा की तो सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और कहा है कि इस नीति का संचालक राजा होता है। राजा के बिना नीति का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए इस नीति को राजनीति कह दिया जाता है।
कानून का पालन करवाने वाला, नीति का पालन करवाने वाला राजा है, इसलिए इसको राजनीति कह देते हैं अथवा राजधर्म कह देते हैं। तो प्रसंग के अनुसार इस धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य बनता है। और कहा है कि मनुष्यों को चोरी, जारी, हिंसा आदि अनुचित मार्गों से हटाने के 4 उपाय लिखे गए हैं नीति में। जो कुमार्ग पर मनुष्य बढ़ते चले जाते हैं उनको हटाने के 4 उपाय नीति शास्त्रों के अंदर मिलते हैं, साम, दान, दंड और भेद। ये चारों उपाय अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से वार्ता करने पर मान जाते हैं, उनके लिए साम कहा है। सरलता से उनको समझा दिया जाए तो वो कुमार्ग से हट जाते हैं। कुछ लोग लोभी लालची होते हैं, उन लोभी लालचियों को कुछ देकर के रास्ते पर लाया जाता है। इस दान का प्रयोग ईसाई मिशनरी सबसे ज्यादा कर रही है। लोभी लालचियों को दे करके, उनकी व्यवस्था करके, खान पान दे करके और कुछ धन दे करके वो ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन कर देती है, अर्थात ईसाई बना देती है। तो जो इस तरह के गरीब लोग होते हैं, दरिद्र लोग होते हैं, धनहीन अभावग्रस्त लोग होते हैं, उनको यदि मार्ग पर चलाना है, वैदिक मार्ग पर, तो उनके आजीविका की व्यवस्था करके उनको लाया जा सकता है दान। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, मिलजुल करके संगठित हो जाते हैं और अपने मत संप्रदाय को, वेद विरुद्ध विचारों को फैलाना शुरू कर देते हैं। तो वहां राजा के लिए लिखा है कि उस संगठन में फूट डाल दी जाए, भेद पैदा कर दिया जाए। फूट डल गई, अलग अलग हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वे लोग इतनी हानि नहीं कर पाएंगे और फिर राजा उनको अलग तरह से रास्ते पर ले आए। और अंतिम उपाय होता है दंड का। यदि कोई मान ही नहीं रहा होता तो वहां दंड का प्रयोग करना चाहिए राजा को। दंडः शास्ति सर्वा प्रजाः। हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा हैं अभी वर्तमान में, आदित्यनाथ योगी। उनके दंड के सामने सब नाचते हैं। वहां जो कुटिल लोग थे, जो बदमाश लोग थे, जो समाज के कंटक थे, उनको ठीक ठीक दंड दिया गया तो सब सीधे होते जा रहे हैं। किसान आंदोलन वाले भी यूपी में जाकर के कोई हुड़दंग नहीं कर रहे, जाकर के वहां किसी चीज का नुकसान नहीं कर रहे। कानून बनाया इस राजा ने कि जो सरकारी संपत्ति की हानि करेगा भरपाई उसी को करनी पड़ेगी, चाहे अपनी जमीन बेच करके, घर बेच करके, सब कुछ करके करना पड़े। कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तत्काल अगले दिन इस राजा ने, योगी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और एक नया कानून पारित कर दिया। कानून पारित होने के बाद कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह से जो दंड व्यवस्था राजा कर देता है, कठोर दंड के सामने सभी लोग ठीक चलते हैं। तो गलत लोगों को ठीक मार्ग पर लाने के लिए 4 उपाय नीतिकार कहते हैं। ये शत्रुओं को अधीन करने के लिए भी होते हैं चारों उपाय, और व्यवहार के लिए इनका महत्व कम नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद, हम जो दैनिक व्यवहार करते हैं वो दैनिक व्यवहार भी बहुत सारे लोग हमारे पास चारों प्रकार के आते हैं जिनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी भी अलग अलग तरह के होंगे, जो थोड़ा सा समझाने पर समझ जाते हैं, कुछ समझाने पर नहीं समझते हैं तो कुछ लोभ दे करके वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, अपनी अपनी ग्रुपबाजी करते हैं तो उनमें फूट डाल करके अलग कर दिया जाता है। अन्यथा दंड अंतिम उपाय है, दंड के सामने सब ठीक हो जाते हैं। तो नीतियों के अंदर ये सब चीजें समाहित होती हैं। महाभारत और मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से इसी बात को कहा है, दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा।
सब प्रजा दंड के सामने ठीक होती है, दंड से लोग सुधर जाते हैं, और जहां दंड नहीं होता वहां बिगड़ते चले जाते हैं। विदेशों में इतनी अच्छी कानून व्यवस्था इसलिए है क्योंकि वहां का दंड सख्त है। दंड अर्थात किसी ने गाड़ी पार्क करने की जगह पार्क में नहीं की तो उसके घर पे ही चालान पहुंच जाएगा, देने पड़ेंगे। फिर गड़बड़ की तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसकी गाड़ी की मान्यता रद्द हो जाएगी। लोग अपने आप नियम में चलते हैं। गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए सड़क के ऊपर, उतनी ही स्पीड में चलते हैं, या ज्यादा चली कैमरे से कैच कर लिया, उसके घर पे चला गया है चालान 50,000 रुपए का, अचानक 50,000 रुपए भरने पड़े तो व्यक्ति अपने आप ठीक रहेगा। 2-3 बार ऐसे ही आ जाएगा तो व्यक्ति कभी भी तेज न चलाएगा, नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, तो दंड से बहुत कुछ ठीक होता है। तो ये सब चीजें शुक्र नीति के अंदर हमें दिखाई देंगी। राजा का विवेचन यहां किया गया है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए। राजा प्रकृति रंजन होना चाहिए, राजा का धर्म प्रजा का रंजन होना चाहिए, राजा का धर्म देश का रंजन होना चाहिए, अर्थात सबकी उन्नति करने वाला राजा होना चाहिए। इस शुक्र नीति के अंदर सभी वर्ण आश्रमों के कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश विशेष रूप से आचार्य शुक्र ने किया है। और शुक्र नीति अपने विषय में एक गौरवपूर्ण स्थान रखती है। बहुत सारी नीतियां हैं, चाणक्य नीति अपनी जगह है, विदुर नीति अपनी जगह है, लेकिन ये शुक्र नीति का और अधिक महत्व रख दिया गया है। जो राजा लोग वर्तमान में नेता लोग हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि हैं, यदि नित्य प्रति इन नीतियों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो उनकी राजनीति में अलग ही परिष्कार दिखाई देगा, उनकी विशेष राजनीति दिखाई देगी। और जो लोग इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते ही नहीं, नीति ग्रंथों को पढ़ते ही देखते ही नहीं हैं, उनका विशेष ज्ञान वृद्धि नहीं होती, वे विशेष राजनीतिज्ञ भी नहीं बन पाते। इस शुक्र नीति के अंदर बहुत सारे विषय दिए गए हैं। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताएंगे। आदि सृष्टि में जब मनुष्य आदि बने तो बिना राजा के ही चलती रही, लेकिन जब मनुष्य आपस में अव्यवस्थित हो गए, एक दूसरे को सताने, डराने, मारने, ठगने लग गए, एक दूसरे को लूटने लग गए, तब राज्य की उत्पत्ति हुई, राजा की आवश्यकता हुई, और तब राजा बना है। उस समय राजनीति के ग्रंथ लिखे गए, नीति के उपदेश दिए गए। तो इसमें राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई वो वर्णन मिलेगा, राजा कैसा हो वो वर्णन मिलेगा, राजा के कर्तव्य कर्म क्या हो वह सारा वर्णन इस शुक्र नीति के अंदर मिलेगा। उत्तराधिकार किसके, कौन से, कैसे होने चाहिए, कौन उत्तराधिकारी हो। पिता चला गया, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से कौन उत्तराधिकारी हो, वे सारी बातें आचार्य शुक्र ने इस नीति ग्रंथ में समाहित कर दी। राज्य की अविभाज्यता बनी रहे, अखंड राज्य बना रहे, राज्य टूटे नहीं, टुकड़े न हो जाए देश राष्ट्र के, वे उपाय आचार्य शुक्र इस नीति ग्रंथ में बताएंगे। और पीछे हम चर्चा कर चुके कि शत्रु को वश में करने के उपाय क्या हैं। ये सभी नीति शास्त्रों ने साम, दाम, भेद और दंड की नीति को अपनाया है। राज्य के अंग क्या क्या हों। राज्य का अंग, मंत्री भी राज्य का अंग है, मित्र राजा का अंग है, कोष राज्य का अंग है, दुर्ग राज्य का अंग है। इस तरह से कौन कौन से राज्य के अंग होते हैं वो वर्णन मिलेगा। मंत्री परिषद कैसी हो, किसको मंत्री बनाया जाए और किसको न बनाया जाए, वे सब बातें मिलेंगी। सदस्यों का कार्य विभाजन क्या क्या हो, कौन मंत्री किस कार्य में ठीक रहेगा, किसको कौन सा कार्य देना चाहिए, ये सब वर्णन इस नीति में है। मित्र किसको बनाए और किसको न बनाए, कोष का संचय कैसे करे, राष्ट्र की व्यवस्था कैसे हो, दुर्ग, किले,
राजा के निवास स्थान कहाँ पर हों, कैसे होने चाहिए, ये वर्णन आचार्य शुक्र करेंगे इसके अंदर। और बल की महत्ता बहुत विशेष आचार्य शुक्र कहते हैं कि सेना का बल अलग होता है, शारीरिक बल अलग होता है, शौर्य बल, अस्त्र बल, बुद्धि बल, आयु बल, ये बहुत सारे बल होते हैं। अकेला व्यक्ति शरीर में बल बढ़ा ले इतने मात्र से राज्य नहीं चल सकता, सेना का बल बढ़ाना पड़ता है। और केवल सेना के बल से काम नहीं चलता, सेना की व्यवस्था करने के लिए धन का बल होना अति आवश्यक है। तो धन बल और धन का प्रयोग कैसे किया जाए, तो उसके साथ साथ आचार्य शुक्र कहते हैं बुद्धि के बल के बिना ये सारे के सारे बल व्यर्थ हो जाते हैं। तो बहुत सारा वर्णन आचार्य शुक्र इस नीति के अंदर करेंगे। कल से हम पहले अध्याय का आरंभ करेंगे। आज विराम देते हैं।